हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसपुर सक्सेस पॉइंट। आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं के बारे में। हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक है, इसको कर लेते हैं, फिर पंचायती राज खत्म। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग का फ्लैगशिप योजना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें हम लोग योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये योजनाओं के ये हेडिंग्स होंगे, जो भी हम लोग ये सारी योजना के नाम दिए हैं, और यहाँ पर ये जो योजना के इसके हेडिंग के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है, मतलब उद्देश्य पढ़ना है किसी योजना का, उसका पात्रता क्या होगी और जो सहायता मिलेगी वो क्या क्या सहायता मिलेगी इन योजनाओं के माध्यम से, वो पढ़ना है। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, इतने ही योजनाओं को हम लोग को पढ़ना है जितना इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ योजना हो सकते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण पढ़ेंगे और बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें, फिर सूचना का अधिकार 2005 जो अधिनियम है वो पढ़ेंगे, और जल ग्रहण प्रबंध इसके जो उद्देश्य हैं और इसमें क्या क्या योजनाएं हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग को योजना पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचायत सेक्टर, मतलब ये पूरे जो जितने भी योजना होंगे ये पंचायत सेक्टर मतलब पंचायत विभाग खुद देखता है। ठीक है, मतलब पंचायत विभाग बोलने से या तो केंद्र वाला होगा, ठीक है, या फिर राज्य वाला। तो केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पर भी आपका पंचायती राज मिनिस्ट्री होती है और राज्य में भी पंचायत विभाग होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला योजना है, योजना नहीं है ये, 15वीं वित्त आयोग। देखिए 15 वित्त आयोग जो रहता है, फाइनेंस कमीशन, वो क्या करता है, पैसा देता है राज्य सरकारों को। ठीक है, और ये जो सरकार होते हैं, फिर ये 15 वित्त आयोग के द्वारा जो भी पैसे आए रहते हैं, तो ये राज्य क्या करता है, उन पैसों को या मतलब फंड्स को पंचायतों में आवंटित करता है। तो वो जो फंड होते हैं जो केंद्र से आ रहे हैं, ठीक है, केंद्र से आ रहे हैं, राज्य को मिल रहे हैं, और राज्य किनको बांटना है, पंचायतों में बांटना है। तो वो पैसा कैसे बटेगा, तो वो राशि का वितरण होता है इस अनुपात में। 10% जो पैसा होगा वो जिला पंचायत लेगी, 15% किसको मिलेगा, जनपद पंचायत को दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, और 75% ग्राम पंचायत को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत को मिलता है, 75% डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद जनपद पंचायत को और फिर जिला पंचायत को। तो इस अनुपात में धनराशि बढ़ती है। उसके बाद है दूसरा, देखिए टाइड और अनटाइड ग्रांट, और ये इसके आपको याद रखने हैं, ऐसे जीके के क्वेश्चन है। NK सिंह जो थे 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन हैं। ठीक है, और 16th इनका कार्यकाल कब तक का था, 15वें वित्त आयोग का 31 मार्च 2025 तक का। ठीक है, तो ये ख़त्म होने वाला है इनका। जो अगला वित्त आयोग है 16th, ये भी बन चुका है, इनका भी गठन हो चुका है। कौन कौन मेंबर होंगे 16th फाइनेंस कमीशन में, ये भी जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इनके जो चेयरमैन होंगे 16th के, वो होंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, जीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए टाइड और अनटाइड ग्रांट। टाइड ग्रांट क्या होता है, टाइड मतलब, एक तो स्पेलिंग लिख देते हैं, टाइड मतलब होता है बंधा हुआ। ठीक है, तो ये जो बंधे होंगे, मतलब ये खर्चे जो आप करोगे पंचायत के द्वारा, जो खर्चे होंगे, ये टाइड मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही खर्चा होगा, इसके अलावा आप किसी और चीज़ पर खर्चा नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, मतलब साफ़ सफाई हो गया, ठीक है, और पानी हो गया, पानी की व्यवस्था करना, तो ऐसे चीज़ों को टाइड ग्रांट बोला जाएगा। ठीक है, तो इनको 60% जो पैसे होंगे वो टाइड ग्रांट्स पे ही खर्च करने हैं, मतलब पानी पे, सफाई पर, और जो 40% रहता है ग्रांट, जो जितने भी ग्रांट मतलब पैसा, ठीक है, तो जितने पैसे आए होंगे उनको ग्रांट बोला जाता है। तो इनको किस पे खर्चा करना रहता है, जो केंद्र सरकार वाले पैसा, तो ये अनटाइड मतलब कुछ भी चीज़ पर आप बाकी जो खर्चा है इधर उधर का, उस पर कर सकते हो खर्च। ठीक है, जैसे हो सकता है कुछ त्यौहार मनाने के लिए हो गया, या फिर और कुछ भी चीज़ें, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पानी और सैनिटेशन, साफ़ सफाई, वो इस खर्चे से होना चाहिए। 60% जितना भी पैसा आएगा 60% खर्चा उसी पे करोगे। फिर ये देखिए DPDP, BPDP, GPDP के तहत धनराशि खर्च होगी। ठीक है, तो ये धनराशि, ये DPDP BPDP क्या है, तो डी फॉर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग नहीं, प्रोजेक्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान होता है। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और ये बी फॉर ब्लॉक होता है,
ब्लॉक और ये होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्लान और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये लोग क्या करते हैं कि अपना अपना प्लानिंग बनाते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्लानिंग बनेगा किसी चीज़ को, प्रोजेक्ट को डेवलप करने का, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगा, उस प्लानिंग के तहत ये खर्च होंगे। ब्लॉक लेवल पर जो बनेंगे वो खर्च होंगे, मतलब ये 10% खर्च जो होगा डीपीडीपी पे होगा और 15% बीपीडीपी पे होगा, और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान ये 75% की राशि इस पे बनेगा। तो ये जो प्लान रहते हैं वो ग्राम सभा के द्वारा बनाए जाते हैं। वार्षिक, आपने पढ़ा होगा, वार्षिक जो सम्मेलन होता है या मीटिंग होती है उसमें वो बनाए जाते हैं, ठीक है। फैसले लिए जाते हैं कि क्या पे खर्चा करना है। इसके बाद देखिए टाइड ग्रांट का विभाजन। जो टाइड ग्रांट होंगे उनको भी, अब ये जो 60% है तो 60% का कैसे विभाजन होगा, तो ये जो 60% है इसमें से 30% स्वच्छता पे होगा, ठीक है, और 30% पेयजल पे होगा, पानी और स्वच्छता, ठीक है। तो स्वच्छता से रिलेटेड जो भी काम होंगी, जैसे नाली बनाना हो गया या फिर कहीं पर नहाने का घर हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ये 60% में से 30%, मतलब आधी आधी राशि बांट दी जाती है। आधा पैसा शुद्ध पेयजल के लिए खर्च किया जाता है और आधा स्वच्छता के लिए, ठीक है। उसके बाद है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो जितनी भी राशि, ये जो योजना के लिए राशि का व्यय होगा, ठीक है, वो पीएफएमएस प्रणाली पर और डीएससी के माध्यम से होगा। मतलब सारी चीज़ें क्या होंगी, ऑनलाइन होंगी, ठीक है। पीएफएमएस और डीएससी, डीएससी क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर मतलब डिजिटली साइन करना है, सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और स्वीकृत पीएफएमएस क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं यहीं पे, प्रोजेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, आप लिख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे खचर पचर हो गया, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो स्वीकृत जो भी योजनाओं की राशि का व्यय होगा वो पीएफएमएस प्रणाली पर होगा और डीएससी के माध्यम से होगा, ठीक है। और ये एक मोबाइल ऐप है जिससे जियो टैगिंग अनिवार्य होगी, मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पर वो चीज़ें बन रही है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आजकल पीएम आवास जो रहता है, बन रहा है, वो जियो टैग्ड रहता है, तो मतलब वहाँ से देख सकता है लोकेशन, अगर जो भी पैसा बांट रहा है, ठीक है, कि बन रहा है कि नहीं सच में। ऑनलाइन ऑडिट होगा, ठीक है, सारे कार्यों का 100% ऑनलाइन, मतलब जो कोई आदमी होगा वो खुद जाके चेक नहीं करेगा, सारा चीज़ क्या होगा, ऑनलाइन ऑडिट होगा और स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा किया जाएगा। जो भी लोकल निधि संपरीक्षा होंगे, मतलब ऑडिटर होंगे, वो करेंगे। ये था 15वां वित्त आयोग के द्वारा जो पैसा आता है उसका खर्चा कैसे होगा पंचायत के द्वारा। अब आते हैं राज्य सरकार। तो राज्य सरकार भी पैसा कमाती है, ठीक है। तो राज्य सरकार भी खुद अपना जो राशि है वो ग्राम पंचायत को देगी। तो वो राशि का व्यय कैसे होता है, तो इनको बोला जाता है मूलभूत योजना, ठीक है। नाम याद रखिएगा, एक तो 15वां वित्त आयोग के द्वारा जो योजना होती है और एक मूलभूत योजना। तो मूलभूत योजना क्या होता है, राजस्व जो रेवेन्यू गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो अर्जित की होती है वो आपकी बंटती है पंचायतों के लिए भी। तो राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का हिस्सा 2011 की जनगणना, मतलब ये किस पे आधारित पे करती है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जनगणना के आधार पर बढ़ती है और ये 2011 की जनगणना के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों में वितरित किया जाता है, ठीक है। राशि के उपयोग की प्रमुख क्षेत्र, तो ये क्या क्या क्षेत्र में कर सकते हैं, नल जल योजना के लिए होता है, हैंडपम्प मरम्मत के लिए इस राशि का उपयोग कर सकते हैं, कुपोषण मुक्ति के लिए, अधूरे निर्माण कार्य पर व्यय के लिए, ठीक है, निःशक्त जनों के लिए, रैंप बनाने के लिए, ठीक है, मतलब चढ़ने के लिए, और ई पंचायत और ग्राम सभा का आयोजन के लिए। तो इसमें भी खर्च होते हैं ई पंचायत ग्राम सभा के आयोजन में, ग्रामीण सचिवालय एवं राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें लगाने के लिए, ठीक है। तो इनसे जो राज्य के द्वारा पैसा आता है, ठीक है, वो। इसके बाद है नेक्स्ट योजना, वो है मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास, ठीक है। तो इसके तहत भी ये, हम योजना नहीं बोलेंगे इसको, जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसा आ रही है, ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट के, वो उनका जो हेडिंग है कि इनके आधार पे वो पैसा देती है, इसका नाम है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। अब इसमें क्या होता है, 100% राज्य वित्त पोषण है, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ही इसका पूरा पैसा देगी, इस योजना का, छत्तीसगढ़ समग्र ग्रामीण विकास का, ठीक है। इस योजना में पूरी राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है।
और ग्राम पंचायतों द्वारा कैसे व्यय होता है, और योजना के अंतर्गत सभी कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जितना भी कैसे खर्चा करना है वो कौन तय करेगा, ग्राम पंचायत तय करेगा। इसमें कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, तालाब सौंदर्यीकरण, ठीक है, मतलब तालाब को साफ सुथरा रखने के लिए, मुक्तिधाम बनाने जहाँ पर आदमियों को जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है, पुल पुलिया बनाने के लिए, सीसी रोड बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, सामुदायिक भवन बना सकते हैं, शेड का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, मिनी स्टेडियम बना सकते हैं, आंगनबाड़ी भवन बना सकते हैं इन पैसों से, ठीक। राज्य स्तर से अनुशंसा, तो सभी कार्य राज्य स्तर से अनुशंसित होकर ग्राम पंचायतों को भेजे जाते हैं। मतलब राज्य सरकार अनुशंसा देती है कि यहाँ पर, मतलब जैसे जिस पंचायत में कुछ बनना होगा तो उसके नाम पर कि इस पंचायत में एक सामुदायिक भवन बनना है, तो इसके लिए इतना पैसा हम अनुशंसित कर रहे हैं या फिर कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो अगला योजना है स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। तो इसकी प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। एक चीज़ मिसिंग मैं बता नहीं रहा हूँ, वो है डेट्स, ठीक है, कब कौन स्टार्ट हुआ था। बाकी सारे डेट्स तो आपको आएंगे नहीं, बाकी यहाँ से ये जो योजना है इसके डेट्स आपको मिल जाएंगे कब स्टार्ट हुआ था। लेकिन ये अभी से आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अलग से एक PDF बना के दिया जाएगा, जो भी योजना है कब स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और उसका जो मेन पॉइंट है बस वही, तो जो हाईलाइट होगा वो एक फॉर्मेट में मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अभी आप डेट वेट के पीछे मत पड़िए, वैसे भी इतने दिन हैं एग्ज़ाम को तो भूल जाओगे, ठीक है। तो उसको बाद में कर लेंगे। अभी बस आप देखिए कि क्या क्या योजना है और उसका मेन जो पॉइंट है वो क्या है। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, तो ये युवाओं के लिए है, नाम से ही पता चल रहा है। कार्य क्षेत्र क्या क्या है इसका, यह योजना समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, जितने भी रूरल एरियाज हैं। इसके लाभार्थी कौन होंगे, तो युवा होंगे 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग वाले, ठीक है। तो ग्रामीण युवा इस योजना के पात्र हैं। आवंटन प्रक्रिया कैसी होती है, जनपद पंचायतों को जिला पंचायत से राशि प्रदान होगी, मतलब ये जनपद पंचायत के लिए खास करके योजना है, ठीक है। तो जनपद पंचायत तक पैसा आएंगी, तो जनपद पंचायत इसका व्यय करेगी, और जो भी होंगे गांव के तो युवाओं के लिए कुछ करेगी, ठीक है। हो सकता है स्टेडियम बनाए या फिर कुछ अलग चीज़ें खेल वेल से संबंधित या फिर और आर्ट से संबंधित, ठीक है। उसके बाद है जिला पंचायत विकास निधि, तो ये जिला पंचायत से रिलेटेड है। तो इसके लिए क्या है उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचना निर्माण करना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जो भी कुछ अगर अपूर्ण निर्माण कार्य हैं तो उनको पूरा करना, ठीक है। प्रशासकीय स्वीकृति कौन देता है इसका, CEO रहते हैं जिला पंचायत के जो, वो देते हैं कि कहाँ पर क्या करना है। जिला पंचायत सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना आवश्यक होगी, तो जिला पंचायत का जो सामान्य सभा होगा वो, मतलब जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे वो इसको अनुमोदित करेंगे, ठीक है। निधि का आवंटन जिला पंचायत अध्यक्ष करेंगे, और ये राशि कितनी हो सकती है, 15 लाख रुपए तक हो सकती है। तो निधि का आवंटन मतलब क्या हो गया कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष होंगे वो कितने, इनके अंडर में रहता है 15 लाख रुपए, ठीक है। तो 15 लाख रुपए तक ये आवंटित करते हैं। उपाध्यक्ष जो होंगे वो 10 लाख तक का काम करवा सकते हैं अपने जो भी क्षेत्र में, और सदस्य जो होंगे वो 4 लाख रुपए का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नवीन मार्गदर्शिका के आधार पर, तो ये राशि याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि जिला पंचायत इस योजना के तहत जिला पंचायत विकास निधि के संबंध में कि अध्यक्ष के पास कितने तक का ये व्यय कर सकते हैं, तो 15 लाख रुपए तक का, उपाध्यक्ष 10 लाख तक की योजनाओं को देख सकते हैं, और सदस्य क्या होंगे 4 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं किसी भी योजना में, ठीक है, अपने क्षेत्र में, या फिर 4 लाख रुपए उनको दिया जाता है कि आप खर्च करो, ठीक है। अब देखते हैं जनपद पंचायत विकास निधि, तो जैसे जिला पंचायत विकास निधि था वैसे ही जनपद पंचायत विकास निधि भी होगा। यहाँ पर भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं हेतु अधोसंरचना निर्माण के लिए, अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर राशि क्या होती है, वैसे ही है जैसे उसमें था, यहाँ पर भी जो जनपद पंचायत के CEO हैं वो इनको स्वीकृति देंगे, ठीक है। और जनपद पंचायत सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के माध्यम से होगी, तो ये अनुमोदित करेंगे। उसके बाद है निधि का आवंटन, तो जनपद पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर का राशि याद रखिएगा 5 लाख, उपाध्यक्ष 3 लाख तक का कार्य करा सकते हैं, सदस्य 2 लाख रुपए तक का, ठीक है। प्रस्तावित कार्य का क्या है, तो वही है अधोसंरचना विकास से जुड़े जो भी कार्य स्वीकृत किए जाते हैं वो किए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है श्रद्धांजलि योजना, तो श्रद्धांजलि नाम से ही पता चल रहा है क्या वाला है ये, कोई मर गया है तो उसका जो श्रद्धांजलि करने के लिए पैसा दे सकते हैं, ठीक है। तो पात्रता क्या है, सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार स्वतः शामिल, खुद मतलब
कि मैं गरीब हूँ, जो भी बोले, तो उनके लिए, या फिर वंचन सूचकांक के दायरे में आने वाले। मतलब ये क्या हो सकता है, जैसे आपके पास अगर राशन कार्ड है, ठीक है, तो ऐसे लोग के लिए हो सकता है, या फिर कोई जो भी गरीब हैं, गरीब तबके के लोग, ST SC ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या होते हैं लाभार्थी, यदि परिवार का मुखिया या फिर कोई कमायु सदस्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उनके पास अगर पैसा ना हो या हो, लेकिन जब मुखिया मर जाता है तो श्रद्धांजलि के लिए पैसा ना हो करके, तो वित्तीय सहायता दी जाती है 2000 रुपये, ठीक है, गांव के द्वारा दी जाती है, जो ग्राम पंचायत होंगे वो देंगे, ठीक है। तो अंतिम संस्कार के लिए 2000 रुपये एकमुश्त राशि सहायता जो है वो प्रदान की जाती है, ठीक है, जो पीड़ित परिवार हैं उनको। पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तो पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तो इनका क्या उद्देश्य है इस योजना का, ग्रामीण विकास प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है, और राज्य के ग्रामीण एवं नगर पंचायत क्षेत्रों के विकास को, तो ये दोनों के लिए है, ग्रामीण और नगर वालों के लिए, ठीक है। तो इसकी स्वीकृति कौन करता है, कलेक्टर करते हैं, ठीक है, जो भी कलेक्टर होंगे जिला के, वो इसके कार्य का स्वीकृति करेंगे। तो इसमें कार्य क्या क्या हो सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा हो सकता है, पेयजल व्यवस्था, जल संरक्षण, पशु सेवाएं, जैविक खाद्य उत्पादन और उपयोग का बढ़ावा, कौशल उन्नयन, ठीक है, कौशल विकास वाली जो योजनाएं हो सकती है, सौर उपकरणों की खरीद, गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड कुछ कार्य, शासकीय शालाओं अन्य भवनों के शौचालय निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। तो ये पंचायत को अब सशक्त करना है, कैसे कर सकते हैं, उनको मानव संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। तो मानव संसाधन उपलब्ध, जैसे पंचायत में कई कार्य होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, ठीक है, तो प्रशिक्षण, जनपद स्तर पर प्रशिक्षण के लिए संकाय सदस्य हो गए, तो इनको दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो अपना जो कार्य है सुचारू रूप से कर सकें। इन पदों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था करना, तो ये जो सारे पद हैं, ठीक है, तो इनको भत्ते या जो भी उनका सैलरी है वो देते हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना चल रहा है। जिला पंचायत संसाधन केंद्र, तो यहाँ पर भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर और भृत्य के पदों का प्रावधान है, ठीक है, इन पदों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ठीक। तो ये जनपद स्तर पर, और ये जिला पंचायत स्तर पर। आपके ग्राम पंचायत में अभी तक ऐसे नहीं है, डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि ग्राम पंचायतों को भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि कई सरपंच और सचिव उतने ज़्यादा कंप्यूटर में वो नहीं होते, ठीक है, तो उनको अपना कार्य करने में दिक्कत होता है, तो कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर हो तो अच्छे से वो कार्य कर सकता है। जो भी क्षमता विकास योजना, इसमें क्षमता बढ़ाना है, ठीक है, क्षमता का विकास करना है त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का। तो इसके लिए क्या, क्षमता विकास के लिए पंचायत भवनों के मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि पंचायत भवन के मरम्मत के लिए कौन सा योजना है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको टिक करना है क्षमता विकास योजना, तो इसलिए ऐसे याद रखना है इसको। इसमें क्या क्या प्रस्तावित कार्य हैं, जिला जनपद पंचायत, तो इनके भवन का अनुरक्षण करना, मतलब अगर टूट रहे हैं फूट रहे हैं तो उसका मरम्मत कराना, या फिर नहीं है तो नया बनवाना, अध्ययन भ्रमण, सीसी रोड निर्माण, ठीक है, अहाता निर्माण पंचायत के चारों ओर, पेवर ब्लॉक कार्य, पेवर ब्लॉक मतलब क्या होता है, जो ज़मीन में आपका टाइल्स लगे होते हैं ना वो वाले, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ठीक है। तो इतने थे ये आपके। अच्छा, और बाकी है अभी। अब चलते हैं ग्रामीण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना की अभियान की ओर, RGSA। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना या सुराजी अभियान भी बोला जाता है इसको। तो इसमें प्रशिक्षण का प्रावधान है, जिला जनपद ग्राम पंचायत जो जनप्रतिनिधि होंगे, ठीक है, मतलब पंच, सरपंच, उप सरपंच और प्राधिकारियों का, मतलब सचिव हो सकते हैं, तो इनका प्रशिक्षण हेतु राशि का प्रावधान, तो इनको बीच बीच में प्रशिक्षित किया जाता है, इनको बुलाया जाता है जनपद या जिला पंचायत और प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, तब तो कार्य करेगा वो अच्छे से। ऑनलाइन कार्य मॉनिटरिंग, तीनों स्तर पर ऑनलाइन कार्यों के सतत प्रशिक्षण और एवं मॉनिटरिंग के लिए मानव संसाधन का विकास करना है, ठीक है। जिला पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है, तो यहाँ पर संसाधन केंद्र में क्या क्या होता है, जिला स्तर पर संसाधन केंद्र का निर्माण किया जाएगा, राज्य स्तर से प्राप्त कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष पंचायत प्राधिकारियों का प्रशिक्षण होगा, तो ये कैलेंडर तैयार किया जाएगा और कब कब
प्रशिक्षण होगा वो उसमें बताया जाएगा, ठीक है। योजनाओं में सहयोग, तो जीपीडीपी, बीपीडीपी, डीपीडीपी निर्माण में परस्पर सहयोग प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी ग्राम पंचायत इनका डेवलपमेंट प्लान हो गया या फिर ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान, तो इस पे आपका सहयोग देंगे ये बनाने में, ठीक है। इसके बाद है ज्ञानोदय वाचनालय। वाचनालय मतलब क्या है, ये लाइब्रेरी टाइप का होता है, बुक्स रखे होते हैं, कोई भी जाके वहाँ पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये क्यों लाया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाना आवश्यक था, ठीक है। जो महंगी किताब खरीदने में जो असमर्थ लोग हैं उनको शिक्षा से जोड़ने एवं पुस्तकालयों की स्थापना के लिए ग्रामीण युवाओं को ज्ञानवर्धन एवं स्वाध्याय का अवसर प्रदान करना। तो आपने अपने अपने ग्राम पंचायत में देखा होगा कि एक ज्ञानोदय वाचनालय बना हुआ था, ठीक है, जिसमें बुक्स रखे जाते थे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते थे। हालांकि अभी वो गायब ही हो चुका है, लेकिन शायद राशि आती होगी, ठीक है, अभी भी। उद्देश्य क्या था, युवाओं के सकारात्मक एवं सृजनात्मक सोच का विकास करना, स्वाध्याय की आदत को प्रोत्साहित करना, विभिन्न विषयों में रुचि विकसित करना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता की तैयारी हेतु पठन सामग्री उपलब्ध कराना। इसमें वाईफाई की भी सुविधा देना था, निर्धन छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना था, नागरिक दायित्व एवं सहयोगी दृष्टिकोण का विकास करना था। ये उद्देश्य थे, हालांकि उद्देश्य पूरे हुए नहीं हुए, पता नहीं, पर आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, तो इसमें क्या करना था, जो अंदर गलियों में है गांव में वहाँ पर विद्युतीकरण की, तो इसमें गांव में बिजली सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद आंतरिक गलियों में विद्युतीय सुविधा की कमी होती है, ठीक है। तो इस समस्या के समाधान हेतु योजना की शुरुआत की गई थी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आंतरिक गलियों में विद्युतीकरण कार्य का प्रावधान था। इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या थे कि गाँव के आंतरिक गलियों में विद्युत सुविधाएँ उपलब्ध कराना, ठीक है, रोड वाले नहीं, अंदर कई कई गलियों में, और जैसे तो उनमें वो कराना था, रोड वाले तो अलग होंगे, ठीक है, अलग योजना आपको देखने को मिलेगा, बाद में पढ़ेंगे। 100% राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी, ठीक है, तो 100% गवर्नमेंट द्वारा। कार्य का निष्पादन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युतीय वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। तो ये कंपनी है, ये नाम याद रख लीजिएगा, CSGDPL क्या बोलते हैं उसको, तो वो करेगी इसका कार्य को, ठीक है, विद्युतीकरण वाला। तो ये था आज का लेक्चर। अब हम लोगों का फ्लैगशिप योजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ योजना होंगे तो मैं उसी में ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पंचायत सेक्टर में अलग अलग योजनाएं और भी हो सकती हैं। अगर वो मिल जाए मुझे और कुछ योजनाएं तो वो उसी में ऐड कर दूंगा और बता दूंगा कि पंचायत सेक्टर वाला योजना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।